नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। 42 साल लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वन रैंक वन पेंशन का वायदा हकीकत में तब्दील हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरकार के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और एक पूर्व सेनानी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। स्वागत है आपका कर्नल राठौर। ये वायदा था कि आने के 1 महीने बाद वन रैंक वन पेंशन हो जाएगा, 15 महीने क्यों लग गए सर? आसान काम नहीं था। देखिए, उस समय कोश्यारी कमेटी ने कहा 1300 करोड़ 1 साल का, तो 1300 करोड़ को अगर लागू करते थे तो क्या वो इंसाफ होता फौजियों के साथ? प्रधानमंत्री इसको सही स्पिरिट में लागू करना चाहते थे और इस वजह से जब इसके डिटेल में जाने लगे, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग रैंक्स, अलग अलग सर्विस, बहुत पेचीदियाँ थी इसके अंदर, और तब जाकर जब पूरा का पूरा इसमें डिटेल करा तो वो 8,000 से लेकर 10,000 करोड़। और फिर ऐसी इकोनॉमी के अंदर, देखिए स्पष्ट बात करते हैं, ऐसी इकोनॉमी के अंदर दुनिया की जो अभी स्थिति है उसमें 8,000 से 10,000 करोड़ देना, उसके लिए एक डिसीजन, निर्णायक प्रधानमंत्री चाहिए और उन्होंने फिर इसको लागू करा। पर अभी भी हमने केवल मुंह जुबानी ही सुना है, ये कंपेयर भी लिखित में कहाँ पे है सर? क्योंकि जब भी मैं जंतर मंतर जाता था, पूर्व सैनिकों से बात करता था, वो कहते थे कि सरकार का रिटन ऑर्डर आखिरकार कहाँ है? हर तरह से लागू हो गया है। 8,000 से 10,000 करोड़ उसके लिए अलग कर दिए गए हैं। ये कह दिया गया है कि पहले उसमें पैकेज के अंदर जितनी भी शहीदों की पत्नियां हैं उनको तुरंत 6 लाख के करीब हैं, उनको तुरंत दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये भी कह दिया जाए, अभी अगर लिखित में दे दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो वो एक तरह से पक्का हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी हुई तो वो मॉडिफिकेशन फिर काफ़ी समय तक नहीं हो पाएगी। 1 मैन जुडिशियल इंक्वायरी उसमें बिठाइए ताकि वो और स्टेक होल्डर से बात करके अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन और करना है तो सुझाव दे सरकार को। जब इतना बड़ा काम कराए तो उसको अच्छी तरह कराए। नहीं, पर क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, सैनिकों और ब्यूरोक्रेट्स में विश्वास की कमी। उन्हें लगता है कि 1973 से लगातार उनका दर्जा कम किया गया है। ये आईएएस की कहीं ना कहीं एक साजिश है। इस वजह से लोग कहते हैं कि हमेशा हमें पढ़कर ही समझ में आएगा कि ये हुआ या हुआ नहीं, मानेंगे नहीं हम किसी की मौखिक बात। अगर ये विश्वास की कमी है ब्यूरोक्रेट्स और सेना के बीच में, तो उसमें गलती किसकी है? कौन सी सरकार की है इसमें गलती? 40 साल से आज तक नहीं मिला और अब 15 महीने में जब दे दिया तो आप इस सरकार को सवाल कर रहे हैं कि आपने इतनी देर क्यों लगाई? 40 साल को भूल गए आप। और अगर ये विश्वास, जो गैप है विश्वास के अंदर, वो हुआ है तो उसी सरकार की वजह से उसी पार्टी की वजह से हुआ है जिसने अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया था। और सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन दिया ही नहीं था बल्कि आपका पेंशन भी कम कर लिया था। 71 की लड़ाई जीतने के बाद क्या तोहफा मिला इस भारतीय सेना को? 75% से पेंशन घटा के 50% कर दी गई और दर्जा, जैसे आप कह रहे हैं, हर बार उसको कम करते गए। आज और सिर्फ अभी इस शासनकाल में ही भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो डायरेक्ट एंट्री रहती है उनकी प्रधानमंत्री के दफ्तर में, डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर उनके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये है एक लीडरशिप का नमूना। नहीं, पर अब सवाल सर ये है, क्योंकि लगातार जब से 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम जवान, तमाम से सोल्जर्स, तमाम ऑफिसर्स हमें एसएमएस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने सेना के लिए कीजिए, अब हमारे लिए भी कीजिए। तो अब आप पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बल हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? ये दबाव तो सरकार पर रहेगा ही और ये पहले से भी हम जानते थे। जब 1 रैंक 1 पेंशन हमने कहा तब ये जानते हुए कहा कि हाँ, इस तरह की डिमांड बाकी सब उठा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, ये सिर्फ भारतीय सेना ही है जिसके अंदर 35 साल की उम्र में एक सैनिक घर चला जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक घर चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है राहुल? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी फौज यंग रह सके, युवा रह सके। अगर हमला करना है पहाड़ों के ऊपर तो एक युवा ही है जो उस दौड़ के अपनी पूरी शक्ति से वहाँ हमला कर सकता है, इसलिए उसको यंग रखा जाता है। 35-36 साल की उम्र में तो सिपाही घर आ जाता है, जिंदगी उसकी पूरी बची हुई है। उसको कैसे हम सशक्त करें फाइनेंशियली? अगर शहीद हो गया तो उसके परिवार को, बच्चे उस समय छोटे होते हैं, उनको कैसे सशक्त करें? तो ये एक इमोशनल कनेक्ट था इस सरकार का सैनिकों के साथ। तो आप कह रहे हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की जो मांग है उसे आप कंसिडर नहीं करेंगे? ये मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी करूं। जब अगर ऐसी कोई डिमांड आएगी सरकार उसको देखेगी और सही तरह से निर्णय करेगी। लेकिन इतना तय है कि जब सरकार 1 रैंक 1 पेंशन डिसाइड कर रही थी तो ये
निश्चय करा जा रहा था कि इसको हम मिलिट्री पेंशन का दर्जा देंगे, यानी एक ऐसी पेंशन जो और किसी को ना मिल सके। तो यानी ये बात क्लियर है कि जो मिलिट्री पेंशन है वो केवल मिलिट्री के लिए है, पैरामिलिट्री के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है, पैरामिलिट्री के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी उम्र अपनी सेवा करते हैं, 60 साल पे रिटायर होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि अब सवाल जो सरकार के सामने कहीं ना कहीं खतरा है कि बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के ये लोग भी अगर जंतर मंतर आ गए फिर क्या करेंगे आप? चलिए तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप कह रहे हैं कि मिलिट्री पेंशन अलग रहेगी, सरकार इस तरह की मिलिट्री पेंशन किसी और को देने वाली नहीं। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि यह फैसला हुआ। बिल्कुल, और क्योंकि देशवासी इस आपके टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, सैनिक भी सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। देखिए, देश इस समय ऐसी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है जहां दुश्मन हर एक ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जहां हमारे देश को बांट सके। इतने मजबूत देश को वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी ना आ जाए जिससे देश विदेशी ताकतें हमें तोड़ने में कामयाब रह सके। कहीं ना ये ध्यान रखने की जरूरत है। सैनिकों के बीच सवाल उठा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेच बाबुओं ने फंसाया ताकि पूरी चीज डीरेल हो जाए, लेकिन लोग इसी वजह से शक की निगाह से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि आखिरी मोमेंट पे कोई ना कोई पेच फंसा देंगे। सरकार में जो लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो बाबुओं पर डिपेंड नहीं करती, खुद निर्णय लेती है। अब ऐसी सरकार ने जो 40 साल से नहीं हो पाया उसको 15 महीने में कर दिखाया, और ऐसे मात्रा में करके दिखाया जो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो कम से कम अब तो विश्वास रखिए कि ऐसी लीडरशिप है यहाँ पर जो पीछे नहीं हटेगी और पूरा इन लेटर एंड स्पिरिट वन रैंक वन पेंशन कहीं ना कहीं ये भी संदेश गया कि बाबू काफी नानुकूर कर रहे थे, फाइल को पास नहीं होने देते, बावजूद इसके कि मनोहर पर्रिकर ने अपनी रिकमेंडेशन दी और आरएसएस ने जो अल्टीमेटम दिया कि नहीं आपको ये करना होगा, आरएसएस के अल्टीमेटम की वजह से ही वन रैंक वन पेंशन को आखिरकार इजाजत मिली। क्या ये सही है? देखिए, हम तो इस बात को मानते हैं कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो जब ये आया कि मुद्दा कि वन रैंक वन पेंशन लागू किस तरह से करना है, तो सरकार उसमें पीछे नहीं हटी। और सिर्फ ये एक दिन की बात नहीं होती राहुल, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 4 दिन पहले किसी ने कहा कि भाई करना है और कर दिया। उसके पीछे कितनी डिटेल्ड स्टडी करी गई, उसको किस दर्जे तक लाया गया, वो क्यों भूल रहे हैं आप? वो किस लिए लेकर आए? हम कोई एक्सरसाइज कर रहे थे क्या? हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें लागू करना है। पर सेनानी अभी भी कहते हैं कि वो कुछ हद तक नाराज है। उनका कहना है कि हर 5 साल की जगह हर साल रिवीजन होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि वो जुडिशियल कमीशन में कोई ना कोई सेना का जो पूर्व सैनिक है वो भी अधिकारी होना चाहिए। तो जो बाकी इनकी मांगे हैं उनको सरकार कैसे लेगी, क्योंकि 12 तारीख की जो बड़ी मेगा रैली है उस पर काम अभी भी चल रहा है और साथ ही साथ रिले हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है, हालांकि आमरण अनशन को खत्म कर दिया गया है। देखिए, इस बात को जरा समझिए। 40 साल से जो पार्टी लागू नहीं कर रही उसके खिलाफ एक दिन का भी धरना नहीं दिया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उनकी सेवा में तो भारतीय सेना पूरी तरह लगी रही, भूतपूर्व सैनिक भी लगे रहे। और अब जब जो ऐसी सरकार आई है, जब मुद्दा सब भूल चुके थे, तो सबसे पहली बार मुद्दा जिसने उठाया चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद पूरा फॉलो अप करके 15 महीने के अंदर डिलीवर करा। आप उनके समय पे धरना दे रहे हैं, आप उनके ऊपर विश्वास का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या बात है? आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये सुना है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ जो लीडर्स हैं इस एजिटेशन के, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शह पर ये कर रहे हैं। एक समय पे ये सभी लीडर्स भारतीय सेना के अंदर लीडर होते थे। एक समय में ये सभी कहते थे कि भारतीय सेना में काम करना इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। मर्सनरीज और एक देश के सिपाही में हल्का सा फर्क होता है। हम अपनी सैक्रिफाइस के, आज देश पूरी इज्जत करता है भारतीय सेना की, क्योंकि हम बलिदान देते हैं। बलिदान की कीमत पैसे में नहीं मांगते। हालांकि ये जो वन रैंक वन पेंशन है वो मैं खुद कहता हूं कि बिल्कुल जायज़ है, सरकार बोलती है ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या इसको मांगने का तरीका सही है? क्या अब भी ऐसी सरकार जो आपके विश्वास पे बिल्कुल अडिग रही है, क्या उसके ऊपर विश्वास का प्रश्न चिन्ह लगा के रखना चाहिए? क्या ये सही है? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लाल किले पे खड़ा होकर बोलता है कि मेरे को तिरंगे की कसम मैं वन रैंक वन पेंशन देकर रहूंगा, किस प्रधानमंत्री ने बोला है आज तक ऐसा? क्या उसके ऊपर भी अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाना सही है? और सही है तो करिए, देश भी देख रहा है। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों की शह पर इस आंदोलन को अभी खींचने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि वन रैंक वन पेंशन की घोषणा सरकार कर चुकी है?
मेरे ख्याल से मीडिया आज एक ऐसा रोल प्ले कर रही है कि हर कोने से, हर एंगल से, हर बात को वो दिखा रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। ये निर्णय आम जनता करे। कर्नल राठौर आप सेना से आते हैं और इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बातचीत पूरे तरीके से डिरेल हो गई और नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बाउंड्री पर काफ़ी तनाव है। सरकार का कोई प्लान है? आप कभी बातचीत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, फिर आप बातचीत कैंसिल कर देते हैं, हो क्या रहा है? 1998 के अंदर ये, उस समय वाजपेयी साहब थे, ये डिसाइड हुआ कि एक कंपोजिट डायलॉग होगा। जब भारत पाकिस्तान बात करेगी तो एक कंपोजिट डायलॉग होगा जिसके अंदर ट्रेड की भी बात होगी, कश्मीर की भी बात होगी, सर क्रीक की बात होगी, जितने भी मुद्दे हैं उन सब की बात होगी। उसके बाद में 2 या 3 बार इस पे चर्चा हुई कंपोजिट डायलॉग पे। 2004 में हुई, 2005 में हुई, लेकिन हर बार पाकिस्तान कुछ ना कुछ हमला करता था, उससे इन बात को डिरेल करने की कोशिश करता था, टेरर का सहारा लेता था। 1999 में कारगिल हुआ, 2006 के अंदर मुंबई अटैक हुआ, 2012 के अंदर हमारे शहीद हेमराज का सर काट दिया गया। भारत सरकार अब बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि टेरर एंड टॉक्स साथ साथ नहीं चलेंगे। टेरर ऑन टॉक्स हो सकते हैं लेकिन टेरर विद टॉक्स नहीं हो सकते। तो हम बातचीत करेंगे लेकिन सिर्फ आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे, और जब वो बातचीत हो जाएगी उसके बाद हम दूसरे मुद्दों पर आएंगे। बड़ा स्पष्ट है। अब उफा के अंदर क्या हुआ? उफा में ये निर्णय हुआ कि हम आतंकवाद के ऊपर यानी टेरर के ऊपर बातचीत करेंगे, और वो बातचीत होगी एनएसएस के बीच में। डीजी बीएसएफ और वहाँ के पाकिस्तान के रेंजर आपस में बात करेंगे सीमाओं को लेकर। उसी तरह हिंदुस्तान की सेना, पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे सीज फायर को लेकर। तो ये सब चर्चाएं होंगी, कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं टेरर से और आतंकवाद से। तो ये जब चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। इस बातचीत से पीछे हट गया पाकिस्तान ने कहा प्री कंडीशंस रख रहे हैं। प्री कंडीशंस हम क्या रख रहे थे? हमने कहा कि शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था 1972-73 में एग्रीमेंट हुआ था, वहां पे ये तय हुआ कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी तो कोई तीसरा दखलंदाजी नहीं करेगा। ओनली 2 नेशंस विल टॉक। तो फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कैसे बीच में आ रही है? पाकिस्तान क्यों लेकर आ रहा है उसको बीच में? फिर ये उफा में बात हुई कि किसी और मुद्दे पे बात नहीं होगी, सिर्फ टेरर पे बात होगी। तो फिर पाकिस्तान क्यों कहता है कि कश्मीर पे बात होगी? अगर हम सबको ये बात करनी ही थी तो उफा में एग्रीमेंट किस लिए करा? तो क्या हम बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि न्यूयॉर्क में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ दोनों न्यूयॉर्क में होंगे तो बातचीत के आसार हैं या नहीं? उतार चढ़ाव रिलेशनशिप्स में आते रहते हैं। अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, अब वो पड़ोसी रहेगा। आगे 3 हफ्ते में क्या होता है आगे देखते हैं। लेकिन इतना तय है कि बातचीत और कंपोजिट टॉक्स में यानी वार्ता में फर्क होता है। आप मुझे रास्ते में मिले, नमस्कार हुई, 2 बातें हुई, क्या उसको बातचीत कहेंगे? या हम इस तरह से बैठ के अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करें और कोई समाधान निकाल पाए, वो चर्चा, इसमें फ़र्क है बहुत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने अब जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे थे, अजीत डोवाल साहब ने एक डॉसिए तैयार किया दाऊद इब्राहिम को लेकर, पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर, समर्थन को लेकर आपने डॉसिए तैयार किया। जब म्यांमार का ऑपरेशन हुआ था कर्नल राठौर, तब आपने ट्वीट किया था कि 56 इंच रॉक्स, सल्यूट टू द इंडियन आर्मी फॉर मणिपुर रिवेंज अटैक। तो लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि सराहनीय था मणिपुर में, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हम इस तरह का ऑपरेशन क्यों नहीं करते? हो सकता है करें, लेकिन करने से पहले चर्चा नहीं होगी। करने के बाद हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ये डिपेंड करता है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसको सरकार दर्जा देती है कि या कवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए या स्पेशल ऑपरेशन होना चाहिए। कवर्ट ऑपरेशन की हो सकता है चर्चा कभी भी ना हो, कई देश करते हैं। स्पेशल ऑपरेशन की चर्चा ऑपरेशन से पहले नहीं होती, बाद में हो सकती है। तो ये सरकार का निर्णय है कब करे। हो सकता है अभी हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो, लेकिन चर्चा होगी होने के बाद। मतलब कि ये दाऊद इब्राहिम को ना लगे, हफीज सईद को ना लगे कि वो आराम से वहाँ पे बैठे हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी, कर्नल राठौर, अजीत डोवाल, मनोहर पर्रिकर, इन सबकी नज़र है इन पर। हिंदुस्तान के दुश्मन चाहे कहीं भी बैठा हो, इस गलत फहमी में ना रहे कि हिंदुस्तान उनके खिलाफ कुछ सोच नहीं रहा है। हम हर वक्त अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। अब तो लोग कह रहे 15 महीने जनाब आपको भी हो गए, आपने क्या किया अब तक? हफीज सईद भी जिंदा है, दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है। ना सिर्फ हमने सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करा, 1 रैंक 1 पेंशन, इतना बड़ा हिस्टोरिक वेलफेयर का कदम उठाया, लेकिन इससे पहले जो सैनिक सरहद पे रहते हैं उनको हमने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा कर दिया, सिर्फ इतना कहकर कि जो तुम करोगे तुम्हारे साथ रक्षा मंत्री खड़ा है, तुम्हारे साथ ये भारत की सरकार खड़ी है। तभी तो
भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि उधर से गोली आती है तो यहाँ से गोला जाता है। लोग कहते हैं कि ये डॉसिये देने से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा दाऊद इब्राहिम के मुद्दे में, मतलब डॉसिये हमने पिछले 10 साल में दिए हैं, अगले 10 साल निकल जाएंगे फिर भी हम डॉसिये शाम दाम दंड भेद सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा, डोजियर भी देंगे और बाकी सब कुछ भी होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इसी का इंतजार हिंदुस्तान की जनता को बहुत दिनों से है कि आखिरकार कब हमारे जो हथियारे पाकिस्तान में आईएसआई की प्रोटेक्शन में बैठे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई। इस कार्रवाई की चर्चा हम इस टेबल पे तो करने से रहे, बेशक, और ना ही किसी भी मीडिया चैनल में होगी, और जब कभी ऐसी बात होगी तो आप सबको खबर लगी जाएगी। नियंत्रण रेखा और आईबी पर तनाव को लेकर वहां पर सरकार की क्या सोच है? पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, कहीं उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती हो शायद, लेकिन इतने वो वहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर तो एक है, लाइन ऑफ कंट्रोल एक और है, जहाँ लगातार अब पोजीशंस शिफ्ट होती रहती हैं। कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है नहीं, वहाँ पे हम भी फायरिंग करते हैं, वे भी फायरिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब सीज फायर डिक्लेयर होता है तो उसका वायलेशन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से होता है, और वायलेशन होने पर उनको जवाब दिया जाता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 91 वायलेशंस हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार ये मानती है कि हर चीज़ का हल बातचीत से ही होता है, लेकिन हम बातचीत सिर्फ टेरर पे करेंगे। यानी आप ऐसा माहौल बनाइए जहां ये आतंकवाद खत्म हो, उसके बाद बाकी सब चीज़ों की चर्चा होगी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कर्नल राठौर से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।